हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम बढ़िया। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से लास्ट के 10 ईयर में हर बार 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। इस चैप्टर से 10 to 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपको, यानी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर हम कंपैरिजन करें इस चैप्टर का, ये एक छोटा सा चैप्टर है, एक ही चैप्टर है इसमें। इसका कंपैरिजन करें अगर हम मॉडर्न फिजिक्स से या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरे चैप्टर से कंपैरिजन करें, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, इन चैप्टर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने में आपको लगभग 1.5 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन ये चैप्टर आपका इतना अच्छा चैप्टर है कि आपको 10 से 12 लेक्चर में पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 10-12 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी 20 नंबर का काम इस चैप्टर से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के पहले अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थोड़े बहुत चीजें मालूम होनी चाहिए। यानी अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करके आए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीजें इसमें कुछ यूज होंगी और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस में भी इसका अच्छा खासा यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम कैपेसिटेंस के बाद पढ़ेंगे बच्चा मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, तो वहां पर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका बीच का चैप्टर है। राइट और लेफ्ट साइड में जो भी चैप्टर है उनका रिलेशन इनके साथ बनेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोडक्शन पहले पार्ट देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूज करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज, ठीक, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट में है। ठीक है, इसका मतलब अगर चार्ज रेस्ट में है इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर उसको हम किसी स्थान पर रख देंगे तो चारों तरफ एक इफेक्टिव एरिया जनरेट हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मार्केट में अपने आया क्यों, लाया किसने इसको, इसको माइकल माइकल फैराडे साहब ने लाया था। और क्यों लाया गया, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस जो चार्ज होते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, अब देखो जरा, अब एक चीज और समझते हैं। चार्ज, चार्ज है ना भैया आपके, चार्ज, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक, चार्ज। अब चार्ज के पहले पोजीशन के बारे में समझ लेते हैं कि चार्ज की कितनी पोजीशन होती है। भैया चार्ज की 3 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है, 3 पोजीशन। एक, चार्ज अगर आपका रेस्ट पे होता है, ठीक है, चार्ज कहाँ पे होता है, क्यू का मतलब चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट पे होगा, इसका मतलब चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो का मतलब वेलोसिटी भी जीरो है। इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था चार्ज का, अगर चार्ज आपका v वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई। ठीक है, इस केस में जो कि हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी ही, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर चार्ज आपका एक्सेलेटेड हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, एक्सेलेटेड हो जाए, अगर चार्ज एक्सेलेटेड हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी प्लस ईएमडब्ल्यू आपकी जनरेट होगी। ठीक है, प्लस एनर्जी और हीट भी बाहर निकलेगी, एनर्जी प्लस हीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका हमने कहाँ पे पढ़ा था भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज हमने पढ़ रखी है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर रखी है कि चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगला नंबर किसका आएगा, जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगी। ये टॉपिक अपने को पढ़ना है कहाँ पे, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये लास्ट वाला जो चैप्टर है ये आपको देखने को मिलेगा ईएमडब्ल्यू में, यानी अपनी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी क्लास
ट्वेल्थ की फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उस पूरे पार्ट को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं बच्चा। उस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के ईएमडब्ल्यू तक पूरी चीजें कंप्लीट करेंगे। बात समझ आई? ये आपकी आपकी बेसिक बातें थी जो हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट करी थी। ठीक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और खास तौर से ये बात तो याद रखिएगा कि चार्ज के पोजीशन कितने होते हैं। ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ चार्ज पहले सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए अपनी नोट्स में, पोजीशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंट्रोडक्शन। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे कि ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, वो सारी बातें बाद में होंगी। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डालना, ये सारी पॉइंट लिखना। इसके बाद अब हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पार्ट पढ़ते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज है। ओके, तो इसको आप छाप लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये सारी बातें तो हो गई हमारी कि चार्ज की पोजीशन कौन कौन सी होती है। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वही मूविंग कंडीशन में होगा तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, और अगर एक्सेलेटेड है इस कंडीशन में ईएमडब्ल्यू आपकी होगी। ईएमडब्ल्यू के बारे में मैक्सवेल साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब सुनो जरा, अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पॉइंट और पढ़ा था। ठीक है, जिसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं या फिर उसे इंडक्शन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक, उसकी चर्चा करेंगे अभी, रुको जरा। अपने पास ये मान लो कोई कंडक्टर है, ये क्या भैया कंडक्टर है, अपने पास है कोई कंडक्टर है। ठीक, अब इस कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और कंडक्टर की वजह से या कंडक्टर होने की वजह से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अभी इक्वल मान लिया हम। ठीक, इसमें पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज। अपने पास कोई कंडक्टर है या कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अभी इक्वल है। ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इसको। ठीक है, हमने इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि अपने पास अगर कोई स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है। ठीक, तो अगर अभी इसमें तुमसे पूछा जाए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, तो क्या जवाब दोगे? भैया अपने पास एक कंडक्टिंग स्पेयर है, यहाँ पे चार्ज है, तो फिर दिमाग में थोड़ा सा जोर लगेगा ना। चलो और इसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करो। अब हमने क्या किया, यही जो कंडक्टर है ना, इसी कंडक्टर के पास हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब सुनो जरा, हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, जो जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा ना। अगर ये अपने पास क्या था, कंडक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब हमने क्या किया, यही स्पेयर है भैया, एक ही स्पेयर है, इसी को मतलब अलग वे में लिखा हमने। ठीक है, हमने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चले जाएंगे। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चले जाएंगे। ठीक बात, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे हमने रखा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चले गए, तो इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना होगी, 0। ठीक बात, बात समझ आई? हमने क्या किया, अपने पास कोई कंडक्टर है, हमने कंडक्टर के पास एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनका रिपल्सन हो जाएगा, ये दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये दूर चले गए। ठीक, दूर चले गए, नेगेटिव चार्ज पास में आ गए। ठीक बात, यानी इन दोनों का अट्रैक्शन हुआ और इन दोनों का रिपल्सन हुआ। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे, तो क्या हो जाएगी बच्चा आपका, 0। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इस प्रोसेस को, इन दिस प्रोसेस वी नो एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे बच्चा, बात समझ आई? यानी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, एकदम जबरदस्त वाला, पिछले चैप्टर का यूज है। अब गुरुजी आप पिछले चैप्टर का काहे लिए पढ़ा रहे हो, अभी देखना आगे आप।
कि कैसे चीजों को रिलेट किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को रोक करके छाप लिया होगा। अब चलो अगले स्टेप पे बात करते हैं। अब इसी के बाद, अब इसी में अभी ये जो चीज पढ़ा है ना हमने, इसी में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। अभी मान लो ये अपने पास केस नंबर 2 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है। अब भैया आप ये बताओ, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हमने रखा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्पेयर पहले बना लो। देखो जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, कुछ इंस्टेंट टाइम के लिए, यानी जैसे हमने रखा, ये तो है नहीं कि तुरंत, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज रखा, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चले आए, नेगेटिव चार्ज इस तरफ। लेकिन सेकंड केस में क्या है, हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस, कुछ अलग नहीं है। हमने जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद कुछ इंस्टेंट टाइम, मतलब एकदम मिनिमम, उस टाइम को हम बोल सकते हैं एकदम मिनिमम टाइम, एकदम इंस्टेंट टाइम पे ये क्या हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आए होंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, इस तरफ आए हैं। यानी यहाँ पे अगर पहले ये सारे क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव इसी में थे, पॉजिटिव नेगेटिव इसी में थे ना भैया, पॉजिटिव नेगेटिव इसी में थे, ठीक बात। लेकिन जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने लगा था। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने लगा था मिनिमम टाइम में। ठीक है, मिनिमम टाइम में। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे दूर जाने लगा था। हम उस इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं भैया, एकदम मिनिमम वाले टाइम में, जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उसको। यानी जैसे हमने रखा, अब अचानक से तो होगा नहीं कि तुरंत चला गया सारी चीजें। जैसे हम मान लीजिए पावर ऑन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने पावर ऑन कर दी। ठीक है, अब जैसे ही हमने पावर ऑन करी है, कुछ इंस्टेंट टाइम लगा होगा बल्ब को ऑन होने में, बल्ब को जलने में। ठीक है, उसी मिनिमम टाइम में जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है। अगर उस केस में, अगर हम उस इंस्टेंट टाइम की बात करें, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, उस केस में अगर आपसे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होगा, सुनो फिर से। हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या हुआ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने लगे, तो हम उस जो जैसे हमने रखा पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ आ रहे हैं, उस टाइप की बात कर रहे हैं। उस टाइम में जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम की अगर बात करें, और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो भैया उस कंडीशन में यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होगी। आज बात समझ आई, बात दिमाग में गई भैया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, बताओ बताओ बताओ, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टेट। बात समझ आई, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टेट। ठीक, दिस प्रोसेस वी नो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टेट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टेट। बताओ भैया, बात समझ आई आपको। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टेट में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये बात याद रखना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, बात समझ आई, दिमाग में गई बातें। हमने क्या क्या बोला, अपने पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जैसे नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आने लगे, उस केस में हमने आपसे पूछा कि यहाँ पर उस कंडीशन में जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूविंग कंडीशन में मूव करते
समय हमने आपसे पूछा कि यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जीरो नहीं होगी। जबकि अगर चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यानी चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे, उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कंडक्टर के अंदर, जीरो होगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टेट, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब आप इसको छाप लीजिए, इसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पे इसके चर्चा करते हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अब इसके बाद भैया पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। आपने इसके पहले पोटेंशियल वगैरह पढ़ लिया है, ठीक है, पोटेंशियल पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो पोटेंशियल के भी लेक्चर आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी लेक्चर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक, अब सुनो, अपने पास ये कोई कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्पेयर है। ठीक, कंडक्टिंग स्पेयर है। अब हमने क्या किया, हमने इसको वायर से कनेक्ट किया है, ठीक है, वायर से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने स्विच लगा दी है। ये क्या है, आपकी स्विच है। ये क्या है भैया, स्विच है। ठीक, हमने इसको पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल हाई से, और यहाँ पे लो, मतलब हाई से पोटेंशियल ड्रॉप किया और लो की तरफ जा रहा है। लेकिन जाएगा कब, जब हम यहाँ पर पोटेंशियल सॉरी जब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे क्या होने लगेगा, चार्ज का फ्लो होने लगेगा, यानी यहाँ से पोटेंशियल इस तरफ जाने लगेगा। यानी पोटेंशियल का ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई से लो की तरफ। पोटेंशियल पोटेंशियल हाई से लो की तरफ फ्लो होता है, लो की तरफ फ्लो होता है। ठीक, बात दिमाग में गई भैया। अब सुनो, हमने स्विच क्लोज किया तब फ्लो होगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों में क्या नहीं हो जाएगा, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट में, दोनों स्पेयर में क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल चार्ज नहीं हो जाएंगे, तब तक हाई वाले से लो वाले पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज का फ्लो होता रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर गुरुजी ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आ गई, अगर हम बोले, और हाँ एक बात और याद रखना, अगर यहाँ से चार्ज का फ्लो इस तरफ हो रहा है, हाई से लो की तरफ चार्ज का फ्लो हो रहा है, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है भैया, वो डिक्रीज भी हो रही है, याद रखना। ठीक है, क्या हो रहा है, बात सुनो फिर से। हमने क्या किया, अपने पास दो स्पेयर है, पहली बात कंडक्टिंग स्पेयर है दोनों, हमने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये वायर भी आपका कंडक्टिंग वायर है। यहाँ पे स्विच लगा दी, और यहाँ पे हमने क्या दिया, पोटेंशियल, और यहाँ पे स्विच क्लोज करी। जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, हाई से लो की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप होने लगेगा, और पोटेंशियल के ड्रॉप होते समय यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चा, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर बोला जाए कोई फिनोमिना है, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, पढ़ लिए हैं 11th में, ये 12th का सिलेबस है, 11th में हमने पढ़ लिया है। अगर कोई फिनोमिना खुद से हो रहा है, तो दिमाग में याद रखना, कोई भी फिनोमिना अगर खुद से हो रहा है, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बच्चा आपकी हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक, दिमाग में बात याद रखना। यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब क्या करें, अगर हमारे दिमाग में ऐसा आ जाए कि यार हम ये जो आपका लो वाला पोटेंशियल है ना, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे लो पोटेंशियल है, यहां से अगर अपने को हाई पे ट्रांसफर करना है, कहने का मतलब हमको, वो कहावत है ना, चींटी पहाड़ पे चढ़ रही है, ठीक है, ऐसा काम किया जाए। यानी हम क्या करें, इस लो वाले से यहाँ पर पोटेंशियल को फ्लो कराएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, सब लोग सोचो, लगाओ दिमाग, पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि अपने पास, जैसे शादी विवाह में क्या होता है, जब बहुत सारे भीड़ भाड़ हो जाती है ना, तो अब आजकल के लोग क्या करते हैं, बाउंसर ले जाते हैं, बाउंसर है ना, बाउंसर ही बोला जाता है, हाँ देख लेना भैया अपने हिसाब से। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 बाउंसर खड़े कर दिए,
ठीक, 5 बाउंसर खड़े कर दिए और इधर से ये रस्सी से खींच रहे हैं इनको या फिर कंडक्टिंग वायर से खींच रहे हैं। अब बताओ यार, लेकिन देखो जैसे वो एग्जांपल तो आपका मतलब अलग है, लेकिन सर जी यहाँ पे बाउंसर का क्या काम रहेगा? सुनो, ये जो बाउंसर है ना, ये क्या है आपके सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है ये? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भैया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी दे दें, कुछ जैसे अगर मान लो ये जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये आपका जलता हुआ कोयला होता, मान लो जलता हुआ कोयला होता, तब क्या होता भैया? थर्मल पावर प्लांट होता। अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अब देखो हमने क्या बोला, जैसे यहाँ से हाई से लो की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हाई से लो की तरफ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, हाई से लो की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप होने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो भैया उस केस में काम करें, हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर का मतलब जो भी बच्चे बाहर तैयारी कर रहे हैं, रूम घर पे नहीं है, खाना पीना बनाना पड़ता है, तो हम क्या करें, इसमें अपनी दाल बना लें, सब्जी बना लें, चावल बना लें, बना सकते हैं, बिल्कुल बना लें, ठीक, बना लो। अब जब हम यहाँ पे उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये फिनोमेना अगर मान लो खुद से होता, कोई फिनोमेना खुद से होता, दिमाग में 2-3 बार बोलो, दिमाग में बोलने का मतलब नहीं, दिमाग में मतलब मुंह से बोलो, 2-3 बार लगातार बोलो, कोई फिनोमेना खुद से हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों के स्थान पर अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो ना, इनमें हमने बीच से कनेक्ट किया वायर से, और यहाँ पे एक रख दिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पर जलता हुआ कोयला। अब वो जलता हुआ कोयला करेगा क्या? थर्मल पावर प्लांट का काम करेगा। थर्मल पावर प्लांट का मतलब यहाँ से वो एनर्जी देगा, जब एनर्जी देगा तो यहाँ से वोल्टेज आएगा और लो से हाई की तरफ चला जाएगा। अगर यही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पर हम ये मान लें कि यहाँ पर कुछ आयंस होते, पॉजिटिव आयंस या फिर नेगेटिव आयंस होते, तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता उसे हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है, बात समझ आई। अगर यहीं पे अगर ये आपका बहता हुआ पानी होता, तो फिर अगर मान लो यहाँ पे बहता हुआ पानी रख दे, ठीक है, बहता हुआ पानी लगातार फ्लो हो रहा है, उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक पावर प्लांट बोलेंगे। बात समझ में आई? दिमाग में गई बातें? अगर यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम यहाँ पे रख दें जलता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला रख देंगे, तो जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसका काम करेगा? थर्मल पावर प्लांट का काम करेगा। अगर यही जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर क्या रख दिया जाए, यहाँ पर क्या रख दिया जाए, बोलो 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 जल्दी से, सेकंड क्या बताया था हमने? यहाँ पर अगर हम आयंस रख दे, आयन पॉजिटिव आयंस या फिर नेगेटिव आयंस, तो वो किसका काम करेंगे? बैटरी का काम करेंगे। अगर यहीं पे हम बहता हुआ पानी रख दें तो किसका काम करेगा? हाइड्रोलिक पावर प्लांट का काम करेगा। बात समझ आई? दिमाग में गई बातें? ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए अच्छे से? अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है, हाँ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लें। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, पहले यहाँ पे चलो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लो पहले। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक, ये करती क्या है? ये भैया केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक, कन्वर्ट करती है। और किस चीज का ध्यान रखते हुए? बाय मेंटेनिंग, बाय मेंटेनिंग किसका? पोटेंशियल का, ठीक, पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ये क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये सारी प्रोसेस जो हमारी थी, अब इसमें ना बोलने लगना सर जी बैटरी के बारे में भी पढ़ा दो। नहीं, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बैटरी का जो कॉन्सेप्ट आएगा, फिर वहां पर बैटरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम चर्चा करते हैं अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टार्ट होता है आपका अब से, ठीक है, तो इसको छापो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों,
तो इस पॉइंट को आई होप आपने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, अभी जो पॉइंट हमने बोला था ना उस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी ड्यूरिंग चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, इस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको कॉपी में अपने नोट्स में लिखना भी है और याद भी रखना है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, कौन सी? जो फिनोमिना खुद से होगा उस फिनोमिना में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इसमें अभी जो और पॉइंट है ना इसके, जैसे ये यहाँ से चार्ज फ्लो किस वजह से होता है, ईएमएफ की वजह से, वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना हमको समझना है। ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट इसके आएगा, तो परेशान मत होइएगा कि सर जी इसको आधे छोड़ दिया। ना ना, इतना पॉइंट अभी अपने को जानना है। इसके बाद जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर फिर सारी चीजें इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि ईएमएफ वगैरह होता क्या है आपका। ओके, तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद ये हो गया, अब इसके बाद चर्चा करते हैं किस पे? करंट पे। हाँ जी बच्चों, अब चलो हम जो अब अपना पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना, पॉइंट स्टार्ट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक, और वो क्या आपका? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। नए पेज से लिखना बच्चा इसको बढ़िया से, कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर क्या आपका? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा समझो करंट के बारे में। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लो। ठीक है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, और बच्चा ये आपका कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक बात, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी करती क्या है? किसको फॉलो करती है? किसको? अलजेब्रिक रूल को फॉलो करती है। वेक्टर रूल को नहीं फॉलो करती है, ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो करती है। अलजेब्रिक रूल को ये फॉलो करती है। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसके बावजूद ये किसको, कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात समझ है? यानी इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? I इक्वल क्यू बाई टी। ठीक, इसका मतलब हुआ क्या? अब यहाँ पे लिखा गुरुजी, क्या लिखा है ये? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट ऑफ चार्ज फ्लो, देखो ये तो आपका फार्मूला सिंपल वे में है। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। अगर आई इंस्टेंटेनियस की बात करें, आई इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक, यानी रेट, ये डी क्यू का मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इक्वल, इक्वल क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई? दिमाग में गई बात है भैया? अब सुनो, सबसे पहले इसकी यूनिट समझ लो। यूनिट, यूनिट करंट की जो यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट, वो होती है आपकी एम्पियर। ठीक, एम्पियर होती है पहली बात। इसके बाद अगर ये जो फार्मूला हमारे पास, इस फार्मूले से बात करें तो चार्ज का क्या होता है? कूलाम। ठीक, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसके हिसाब से कूलाम अपान में सेकंड, ये चार्ज की यूनिट हो जाएगी अगर इस फार्मूले से बात करें तो। ठीक है, जो आपकी एसआई यूनिट है वो कौन सी है? एम्पियर। ठीक बात, अब इसी में, ठीक, यहीं पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसी फार्मूले में, तो आपका क्या बन जाएगा? Q इक्वल आई इंटू टी। अब सुनो, ये क्यू क्या है? चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। कूलाम होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस फार्मूले की बात करें, इस फार्मूले के बेसिस पर, तो इसको हम एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात दिमाग में गई? हाँ, अब ये तो हो गया अपना स्टेप। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन एम्पियर है तो इसका मतलब ए होगा, डायमेंशन इसकी ए होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस वजह से बताई है। देखो ये जो अपनी करंट है ना, करंट की आपकी यूनिट तो एम्पियर ही होती है, लेकिन अगर इस फार्मूले से कभी मान लो कोई फार्मूला आ गया और फार्मूले से पूछा जाएगा, तो फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उस चीज को बताएंगे। ठीक, ये सारी बात क्लियर? अब देखो जरा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट के हाँ,
जैसे अपना फार्मूला क्या निकला है, आई इंस्टेटेनियस, आई इंस्टेटेनियस इक्वल क्या हो गया आपका, डी क्यू अपान में डी टी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल आई इंस्टेटेनियस इंटू डी टी। ठीक है, अब गुरुजी इसका मतलब क्या हो गया, ये तो अपना फार्मूला बन गया डी क्यू का, इसका मतलब यहाँ पर इंस्टेटेनियस की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, इंस्टेटेनियस की, इंस्टेटेनियस की बात करी जा रही है, और इसमें चेंज हो रहा है। एक काम करते हैं हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, क्या कर देंगे भैया, इंटीग्रेशन कर देंगे, आई इंस्टेटेनियस इंटू डी टी। ठीक बात, बोलो बात क्लियर हुई, दिमाग में गई भैया बातें, हाँ अब सुनो जरा, दिमाग में बातें जा रही है ना। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो टाइम में चेंज हो रहा है। ठीक, जब टाइम में चेंज हो रहा है और आई आपका इंस्टेटेनियस है, आई क्या है, इंस्टेटेनियस है। ठीक, तो डी टी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो टाइम आपका ये आपका डी है, या फिर इसको मान लो डेल्टा टी है, और टाइम में चेंज आपका टी1 से टी2 हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, टी1 से टी2। ठीक, डी टी। बोलो बात दिमाग में गई भैया, बातें दिमाग में गई। ये सारे स्टेप हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक, रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, हाँ रुक जाइए थोड़ा सा पास सर है, समझ लो आगे, इसलिए बार बार, हाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भैया, रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक बात, ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों होती है, क्योंकि ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो करती है। इसका फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल क्यू बाई टी, और आई क्या है, आई करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट एम्पियर। ठीक है, और अगर इस फार्मूले से बात करें तो कूलम्ब पर सेकंड भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस करंट की, यानी कोई अपने पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें अचानक से करंट फ्लो हो रही है, उस केस में अगर अपने को इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लिखा ना, डी क्यू बाई डी टी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। अब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, तो एक दूसरे को कट कर दिए, तो आई इक्वल कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे डी टी है, डी टी का मतलब तो यहाँ पे क्या है, टाइम में चेंज हो रहा है भैया, जब टाइम में चेंज हो रहा है, हम मान लेते हैं आपका डेल्टा टी टाइम है, तो टी1 से टी2 हो जाएगा, और ये आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टी1 से टी2, और ये हो जाएगा आई इंटू डी टी। ठीक, बात समझ आई भैया, आई इंटू डी टी भी बोल सकते हो, ये तो चेंज को आपको बता ही रहा है, या तो यहाँ पे टी भी लिख दो। अब सुनो, इसका मतलब क्या निकलेगा, आई इंटू टी का जो कर्व होगा ना, आई इंटू टी का जो कर्व होगा वो किसके बारे में बताएगा, चार्ज के बारे में बताएगा। दिमाग में याद रखने बातें। ठीक, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब आप इसको छाप लीजिए, इसके बाद अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने करंट के बारे में सारी चीजें पढ़ ली है कि करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की चार्ज की तरफ होती है, जिस तरफ चार्ज फ्लो करेगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर रखी है, डायमेंशन वगैरह सारी चीजें क्लियर है। अब अपन चर्चा करते हैं, अगर अपने पास कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में अपने को करंट फाइंड आउट करनी हो तो अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, और ये किसको फॉलो करता है, जो हाइड्रोजन एटम है ये भैया बोर रूल को फॉलो करता है, फॉलो बोर्स रूल। ठीक, अब सुनो जरा, हम मान लेते हैं भैया ये अपने पास कोई स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे कुछ दूरी पर आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आपका निगेटिव चार्ज है। ठीक, जिसका मास क्या है,
m है, ठीक, और ये v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, v स्पीड के साथ या v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, वेलोसिटी मान लो v वेलोसिटी के साथ ये मोशन कर रहा है। अब अपने को बताना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है करंट को। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा भैया, यहाँ से बहुत जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, अच्छे से इसको समझिएगा। हमने क्या बोला, अपने पास कोई स्पेयर है, इस स्पेयर के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, कुछ डिस्टेंस यानी r डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज है जिसका मास m है, और ये v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। बताना अपने को करंट है। अब क्या रूल अप्लाई किया जाए, अब सोचो जरा कि अगर ये दो चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको करा क्या रहा है, ये लगातार पार्टिकल मूव कर रहा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में हेल्प कर रहा है, यानी इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी हमने क्या बोला, अपने पास कोई स्पेयर है, इस स्पेयर में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव है। अब ये जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, अब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमको पता है कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, हमने पहले पढ़ रखा है पहले चैप्टर में। उसके बाद फिर अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है लगातार मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस पार्टिकल को कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो रहा है, इसमें मूव कर रहा है लगातार। बात समझ है भैया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe इक्वल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन